नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, ये क्लास होने वाली है हमारी पंचायती राज की। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पंचायती राज एक्ट में कितने धाराएं हैं तो 119 धाराएं हैं, कितने भाग हैं तो 9 भाग हैं और संख्या की दृष्टि से 10 हैं। इन सबको मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, किस भाग में क्या मिलता है, सामान्य जानकारी हमने सबकी ले ली थी। आज हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 की बातचीत यहाँ करने वाले हैं। तो पंचायती राज एक्ट 1947 की जब हम बात करेंगे इसमें, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी धाराएं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसमें कुल अध्याय कितने हैं या कुल भाग कितने हैं इसके, तो 9। और कुल धारा इसमें कितनी है, क्योंकि कानून है तो कानून में धारा होती है, तो कुल धारा है इसमें 119। क्या हमें 119 की 119 पढ़ने की आवश्यकता है, सारी की सारी याद करनी पड़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सारी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली कुछ धाराएं इसमें फोकस रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका अध्याय नंबर 1, और अध्याय नंबर 1 में धारा नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पंचायती राज एक्ट का अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हम लोग जानते हैं। अध्याय 1 में आपको मिलेगा क्या? अध्याय 1 में आपको मिलेगा नाम, विस्तार एवं परिभाषा। नाम, विस्तार एवं परिभाषा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, अभी बीच में मैं एक आध दिन क्लास नहीं ले पाया क्योंकि ट्रांसफ़र संबंधी कुछ काम आ गया था, इस वजह से। चलिए, तो इसमें हम बात करेंगे अध्याय 1 में। सबसे पहले बात करेंगे धारा 1 की। धारा 1 में क्या लिखा है? तो धारा 1 में आपको क्या मिलेगा? धारा 1 में आपको मिलेगा अधिनियम का नाम। धारा नंबर 1 में आपको क्या मिलेगा? अधिनियम का नाम। किस अधिनियम का नाम क्या होगा? जिस समय ये आया था तो उस समय इसका नाम था संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। जिस समय आया था, क्योंकि 1947 में आया है, उस समय यूपी तो था नहीं, उस समय था संयुक्त प्रांत, तो इसका नाम था संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आती है धारा नंबर, फिर इसमें आती है साथियों धारा नंबर 1A। ये तो थी धारा नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है अधिनियम का नाम। इसके पश्चात आती है धारा 1A। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इसका विस्तार उन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे यूपी में होगा। लिख देता हूं, इस अधिनियम का विस्तार, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना। इस अधिनियम का विस्तार पूरे यूपी में होगा। उस समय तो संयुक्त प्रांत था, लेकिन मैं आज के कंटेक्स्ट से इसको बता रहा हूं, तो आज हम यूपी कहेंगे इसको। इस अधिनियम का विस्तार पूरे यूपी में होगा, केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां, इसका विस्तार पूरे यूपी में होगा, केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां यूपी महानगर पालिका 1959 का अधिनियम लागू है। यूपी महानगर पालिका अधिनियम 1959 लागू है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप बहुत ही क्लियर वे में आप इसका मतलब समझ लो कि इसका मतलब क्या है। देखो, धारा नंबर 1A यानी जो पंचायती राज एक्ट है हमारा, ये पूरे यूपी में लागू होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे यूपी में ये काम करेगा, लेकिन उन क्षेत्रों को छोड़ करके, किन क्षेत्रों को छोड़ करके? उन क्षेत्रों को छोड़ करके जहां पर यूपी महानगर पालिका अधिनियम 1959 लागू है। इसका मतलब क्या हुआ? वे क्षेत्र जिनको नगर पंचायत, यहां लिख देता हूं, वे सभी क्षेत्र जिनको नगर पंचायत
ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम घोषित किया जा चुका है। ठीक है, वो क्षेत्र जो नगर पंचायत घोषित किए जा चुके हैं या अधिसूचित यानी नोटिफाई किए जा चुके हैं, या जिनको नगर पालिका घोषित किया जा चुका है या नोटिफाई किया जा चुका है, या जिनको नगर निगम में शामिल कर लिया गया है या नोटिफाई कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बार बार शब्द आया नोटिफाई कर दिया गया, अधिसूचित कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साथियों ये है कि मान लो ये कोई हमारा शहर है, ठीक है, ये ए नाम का शहर है, और ये पूरा क्या है, ये मान लीजिए ये पूरा एक आपका ये है नगर पालिका। ठीक है, ये एक पूरा शहर है जो कि है नगर पालिका। अब इस नगर पालिका से जुड़ा हुआ, बिल्कुल इसके पास से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, ये मान लीजिए क्या है, ये एक गांव है। ठीक है, बी नाम का ये एक गांव है। ये क्या है, यहाँ पर एक विलेज पंचायत है, ये एक ग्राम पंचायत है। अब चूंकि ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है और इस बी नाम के ग्राम में ज्यादातर आबादी जो है तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, इस गांव की ज्यादातर आबादी कृषि क्षेत्र को छोड़ करके ऐसे कार्य कर रही है जो गैर कृषि में आते हैं, उद्योग धंधे कर रही है, नौकरी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस बी नाम के गांव को इस नगर पालिका के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, नगर पालिका का दायरा बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ये होगा वैसे ही इस बी नामक गांव पर पंचायती राज एक्ट 1947 काम करना बंद कर देगा, फिर ये नगर पालिका के अंतर्गत आ जाएगा। पहली चीज आई समझ में। अगर मान लो, जरूरी नहीं कि एक बार में पूरा का पूरा गांव ही शामिल किया जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं। ये भी हो सकता है कि हम इस बी नामक गांव का कुछ हिस्सा जो है नगर पालिका में सम्मिलित कर लें, जरूरी नहीं पूरा ही करें, हम कुछ हिस्सा भी सम्मिलित कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इतना हिस्सा सम्मिलित कर लिया, तो जैसे ही हम इतना हिस्सा सम्मिलित करेंगे ना, तो ये हिस्सा नगर पालिका में चला जाएगा, तो यहां पर पंचायत का अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन इस हिस्से पर ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत का अधिकार अभी भी बना रहेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो अगर कोई एरिया नगर पंचायत में नोटिफाई हो जाता है या नगर पालिका में नोटिफाई हो जाता है या नगर निगम में नोटिफाई हो जाता है, तो वहां पर ये अधिनियम जो बना हुआ है, जो पंचायती राज एक्ट 1947 है, वहां पर ये लागू नहीं होगा। यही कह रहा है कि अधिनियम पूरे यूपी में लागू होगा, लेकिन जिनको इनके अंतर्गत नगरीय निकायों के अंतर्गत घोषित कर दिया गया है या नोटिफाई कर दिया गया है कि तुमको हम शामिल कर लेंगे, जैसे शब्द आया नोटिफाई, तो नोटिफाई का मतलब है कि मान लो ये गांव था, तो इसको डायरेक्ट शामिल करने से पहले क्या किया जाएगा, अधिसूचना इसकी दी जाएगी कि साहब इतनी इतनी तारीख से इस पंचायत का इतना एरिया नगर पालिका में चला जाएगा। तो जैसे ही नोटिफाई हो गया तो इस इलाके पर अब पंचायती राज एक्ट काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये है इसका मतलब। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई एरिया नगर पंचायत में चला जाता है, नगर पालिका में चला जाता है या नगर निगम में चला जाता है, तो वहां पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात, एक इसमें और चीज आती है, वो है कैंटोनमेंट। अगर कोई एरिया कैंटोनमेंट में चला गया, कैंटोनमेंट क्षेत्र में चला गया, जिसे हम कहते हैं कैंट एरिया, हिंदी में कहते हैं छावनी। अगर कोई एरिया छावनी क्षेत्र में चला गया किसी भी पंचायत का, तो वहां पर भी पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होगा। कैंटोनमेंट एरिया क्या है, तो कैंटोनमेंट एरिया है सेना का क्षेत्र, सेना जहां रहती है परमानेंट। तो ऐसा कोई एरिया जो सैन्य क्षेत्र, स्थायी छावनी घोषित हो चुका है, तो वहां पर भी पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होगा। अब इनके अलावा जितना एरिया बचा, यानी नगर पंचायत को हटा दो, नगर पालिका को हटा दो, नगर निगम को हटा दो और कैंटोनमेंट क्षेत्र को हटा दो, ठीक है, तो सारा का सारा एरिया जो बचा उस पर ये काम करेगा। आई बात समझ? अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कब बनते हैं, तो ये बनते हैं आबादी के हिसाब से। ठीक है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है नगर पंचायत को नगर पालिका में, नगर पालिका को नगर निगम में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि आबादी का कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इतनी हो जाएगी तभी होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस वजह से मैं वो डेटा आपको नहीं दूंगा आबादी वाला, क्योंकि जो डेटा मैं आपको दूंगा जब आप गूगल करोगे तो हो सकता है वो आगे पीछे आ जाए, फिर आप मुझसे कहोगे कि पता नहीं क्या बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। कुल मिला के इन चारों क्षेत्रों के अलावा जो क्षेत्र बचेगा उस पूरे क्षेत्र में हमारा पंचायती राज एक्ट लागू होगा। उम्मीद करता हूं आपको पहला अधिनियम की पहली धारा आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए
तो हमने पढ़ा धारा नंबर 1 जिसमें था अधिनियम का नाम, जो कि था, अधिनियम का नाम क्या है, तो अधिनियम का नाम है संयुक्त प्रांत पंचायती राज एक्ट 1947, यही है ना। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, पहली चीज। फिर हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ लागू होगा, ये उसका क्षेत्र हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं धारा नंबर 2 की तरफ। अब हम पढ़ेंगे इसकी धारा नंबर 2, ठीक है, धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 में क्या है, धारा नंबर 2 में आपको मिलती हैं विभिन्न परिभाषाएं, इसको बस नोट कर लेना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। विभिन्न परिभाषाएं क्या है भैया, देखो जब भी हम कोई एक्ट बनाते हैं ना, तो उस एक्ट में दुनिया भर के शब्द इस्तेमाल होते हैं। उन शब्द का क्या मतलब है, राज्य का क्या मतलब है, डिप्टी कलेक्टर का क्या मतलब है, कलेक्टर का क्या मतलब है, उन सब की परिभाषा आपको धारा नंबर 2 में लिखी गई है। आप चाहें तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा पंचायती राज एक्ट 1947 डाल रखा है, आप जाकर के धारा नंबर 2 पढ़ सकते हो। उसमें दुनिया भर का बहुत मतलब लंबा चौड़ा जो है व्याख्या करी गई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एग्जाम के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि धारा नंबर 2 में क्या मिलती हैं, विभिन्न परिभाषाएं। जैसे किस किस की परिभाषा मिलती है, उदाहरण के लिए तो इसमें एक प्रमुख परिभाषा मिलती है कि एडल्ट कौन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रौढ़ कौन है। प्रौढ़ के आगे लिखा है वहां पर अधिनियम में एडल्ट। एडल्ट कौन है साहब, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत 1947 में किसको प्रौढ़ माना गया, किसको एडल्ट माना जाता है पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत। तो आप बताओगे वे सभी व्यक्ति जिनकी आयु 21 प्लस हो चुकी है, वो सब कौन है, वो सब प्रौढ़ अथवा एडल्ट के रूप में माने जाएंगे। इसी धारा नंबर 2 में परिभाषा मिलती है किसकी, इसी धारा नंबर 2 में परिभाषा मिलती है ग्राम सभा की। ग्राम सभा की परिभाषा मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसी में परिभाषा मिलती है ग्राम पंचायत की, इसकी भी परिभाषा मैं आपको कई बार बता चुका हूं। पूरे पंचायती राज एक्ट को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, कई बार ग्राम सभा को हम समझाएंगे, कई बार ग्राम पंचायत को समझाएंगे, और आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी धारा के अंतर्गत परिभाषा मिलती है ओबीसी की, कि ओबीसी किसको माना जाएगा भाई। यूपी में ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो ओबीसी किसको हम मानेंगे, इसकी भी परिभाषा मिलती है। इसी में वित्त आयोग की भी परिभाषा लिखी गई है। तो दुनिया भर की परिभाषाएं आपको मिलती हैं किसके अंतर्गत, आपको मिलती हैं धारा नंबर 2 के अंतर्गत। आपके काम की क्या है सबसे जरूरी, तो भैया सबसे जरूरी है ये वाली। बाकी देखो ग्राम सभा क्या होती है, तो किसी भी गांव का वो एरिया, ठीक है, या किसी भी पंचायत का वो क्षेत्र जिसमें रहने वाले सभी लोग जिनकी आयु 18 प्लस है। किसी पंचायत क्षेत्र में, परिभाषा इसके लिए देता हूं, किसी पंचायत क्षेत्र में 18 प्लस सभी लोग, किसी पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग जिनकी आयु 18 प्लस होती है, वो सब किसमें शामिल होते हैं, ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ग्राम सभा में कौन आता है, तो किसी पंचायत क्षेत्र के वे सभी लोग जिनकी आयु 18 साल है या उससे ऊपर है, वो सब कौन है, ग्राम सभा के सदस्य हैं, या ग्राम सभा इन्हीं से मिलकर के बनती है। ग्राम पंचायत में कौन आता है, तो ग्राम पंचायत में 2 लोग आते हैं, पहले आते हैं प्रधान जी और दूसरे आते हैं सदस्य। ये दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं ग्राम पंचायत। इसमें ऑब्वियस बात है सचिव भी शामिल होता है, ठीक है। ओबीसी की परिभाषा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही वित्त आयोग की परिभाषा जानने की कोई आवश्यकता है। एक परिभाषा इसमें और देखने को मिलती है जो कि है न्याय पंचायत, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि न्याय पंचायत की जैसे हम बात करें साथियों, तो न्याय पंचायत के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पंचायती राज एक्ट की किस धारा में न्याय पंचायत का उल्लेख है, तो आप बताना धारा नंबर 42। आज के समय में न्याय पंचायत उत्तर प्रदेश में कार्यरत नहीं है, व्यवहारिक रूप से इनका कोई मतलब नहीं। ये मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूँ। एग्जाम के लिए याद रखना धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा प्रौढ़ किसको कहा गया है, ग्राम सभा किसको कहते हैं, ग्राम पंचायत किसको कहते हैं, ये एग्जाम में आ सकती है, बाकी की इतनी महत्वपूर्ण नहीं। ये हुई हमारी धारा नंबर 2। इसी के साथ अध्याय नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम बढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे अध्याय 2। अध्याय 1 में बस 2 ही धाराएं थी, अब हम बात करेंगे अध्याय 2।
और अध्याय 2 में हम बात करेंगे धारा 3 की। ठीक है, धारा नंबर 2 तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 क्या है भैया? धारा नंबर 3 हमें बताती है ग्राम सभा के बारे में। आ गया ना, ग्राम सभा। पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछेगा, बताइए ग्राम सभा के बारे में उल्लेख पंचायती राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मिलता है? तो आप सीधे सीधे जवाब देना कि धारा नंबर 3 के अंतर्गत। ठीक है, अब ग्राम सभा कैसे बनेगी? तो देखो, हाँ, अब हम देखेंगे ग्राम सभा कैसे बनेगी। तो ग्राम सभा बनाने का अधिकार सबसे पहले किसके पास है? तो यहां पर हम लिखेंगे राज्य। राज्य का मतलब होता है सरकार, सरकार का मतलब होता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विधानसभा और विधान परिषद में बैठे हुए लोग जो कानून बनाते हैं। तो राज्य विभिन्न ग्राम अथवा ग्रामों के समूहों को मिलाकर ग्राम सभा की स्थापना करेगा। यानी ग्राम सभा की स्थापना कैसे होती है? ग्राम सभा की स्थापना होती है एक गांव अथवा गांव के विभिन्न समूहों को मिलाकर। ग्राम सभा में यहां पर हम देख सकते हैं कि ग्राम सभा में एक गांव भी हो सकता है, एक सिंपल गांव, कोई बड़ा सा है तो वो हो सकता है, या फिर एक से अधिक भी हो सकता है। यानी छोटे छोटे बहुत सारे गांव हो सकते हैं, है ना। जब मेरी ये गांव पे पोस्टिंग थी ट्रेनिंग के दौरान, उस गांव का नाम था बाबूपुर खुशकरी, मतलब पंचायत का नाम था। और बाबूपुर खुशकरी जो ग्राम सभा थी, उस ग्राम सभा के अंतर्गत छोटे छोटे 9 गांव थे, छोटे छोटे, है ना। अरहरपुर, बाबूपुर, फिर एक खुशकरी था, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे गांव को मिला करके एक ग्राम सभा बनाई गई थी। तो एक ग्राम सभा में एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? कुछ ज्यादा बड़ी आबादी वाला क्षेत्र तो एक ही हो जाएगा, या फिर छोटे छोटे हैं तो एक से अधिक को मिला करके हम ग्राम सभा बना सकते हैं। अब बात आती है कि जब एक से अधिक, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें 9 गांव थे, तो फिर दिक्कत आती है कि नाम कैसे रखा जाएगा, ग्राम सभा का नाम फिर कैसे रखेंगे? तो इसका जवाब मैं आपको पहले की क्लासेस में भी दे चुका हूं। जब एक से अधिक गांव को मिलाकर के या गांव के समूहों को मिलाकर के कोई ग्राम सभा बनाई जाएगी, तो उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो उसका नाम उस ग्राम के नाम पर रखा जाएगा जिसकी आबादी सर्वाधिक होगी। ये ध्यान रखना। यानी अगर मान लीजिए 4 गांव को मिलाकर के कोई ग्राम सभा बनाई गई, तो उस ग्राम सभा का नाम किसके नाम पर होगा? तो उस ग्राम सभा का नाम उस गांव के नाम पर होगा जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। तो सर्वाधिक आबादी वाले ग्राम के नाम पर ही ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 3 में ही ये सारी बात लिखी हुई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, धारा नंबर 3 में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो धारा नंबर 3 हमने पढ़ ली। इसके बाद आती है धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5। तो मैं आपको बता दूं, ना तो धारा नंबर 4 में कुछ लिखा है, ना ही धारा नंबर 5 में। ये निरसित हैं, रिपील्ड हैं, मतलब इनका बक्सा खाली हो चुका है, इनको हटा दिया गया है। अब ये मत पूछना हटाने से पहले क्या था, वो सब आपके काम का नहीं। आप कोई वकील या जज की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको पीसीएसजे का पेपर देने नहीं आ रहे हो, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना है। ठीक है, सिंपल चीजें हैं। ठीक, इतना डिटेल में भी हम पढ़ रहे हैं, यही बहुत है। तो धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5 में कुछ भी नहीं है, धारा नंबर 5 का बक्सा खाली है। और धारा नंबर 5 के समाप्त होते ही अध्याय 2 भी समाप्त हो जाता है, और फिर आ जाता है अध्याय 2A। मैंने आपको बताया था ना, अध्याय 2A। तो अध्याय 2 भी समाप्त हुआ और फिर आ जाएगा अध्याय 2A। अब अध्याय 2A में आएगी सबसे पहले धारा, भाई 5 तक तो यही था, ये तो खाली है। तो अब इसमें आएगी धारा नंबर 5, क्योंकि धारा नंबर 5 तो यही हो गई, ये है धारा नंबर 5A।
तो धारा नंबर 5A में क्या क्या मिलता है वो जरा हम बात करते हैं। धारा नंबर 5A में हमें मिलेगी ग्राम पंचायत सदस्य हेतु अनर्हता। ग्राम पंचायत सदस्य हेतु अनर्हता, ये हमें मिलेगा किसमें, भाग 2A में और धारा 5A में। इसका क्या मतलब है भाई, तो इसका मतलब ये है कि वो कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं जिनको अगर आप धारण करोगे तो आपको पंचायत का सदस्य नहीं माना जाएगा। वो कौन कौन से काम हैं जिनको अगर आपने किया तो आपको पंचायत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पहला, विधानमंडल की विधि के अधीन अयोग्य हो, यानी अगर विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया है पंचायत को लेकर के कि पंचायत का सदस्य अथवा प्रधान बनने के लिए ये योग्यता चाहिए, अगर आप वो पूरी नहीं करोगे तो आपको अयोग्य मान लिया जाएगा, यानी आप अनर्ह हो जाओगे। अनर्हता का मतलब है अयोग्यता, डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे। बात समझ रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, विधानमंडल की विधि के अधीन अयोग्य हो जाए, यानी अगर कोई विधानमंडल ने कानून बना रखा है तो आपको उस कानून के अंतर्गत योग्य होना होगा। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है उत्तराखंड का, क्योंकि यूपी में ऐसा कोई खास कानून है नहीं, है ना। उत्तराखंड में एक कानून है कि अगर आप जैसे प्रधान बनना चाहते हो तो आपको कम से कम 5वीं पास, और जनरल कैटेगरी में हो यानी आप SC OBC हो और महिला हो तो 5वीं पास, और जनरल कैटेगरी में हो तो 8वीं पास होना आवश्यक है। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत ज़्यादा गांव में प्रभाव है, लेकिन मान लीजिए वो 4वीं पास है या 5वीं फेल कर गया, तो फिर वो कभी प्रधान नहीं बन सकता। नियम है, 5वां पास करना पड़ेगा। दूसरा नियम है कि आपके घर में शौचालय होना चाहिए, तभी आप प्रधान अथवा सदस्य बन पाओगे। नहीं है तो पहले बनवाओ तब आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जो योग्यताएं हैं उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया है तो उसका पालन आपको करना पड़ेगा। अथवा और कौन कौन सी अयोग्यताएं हो सकती हैं, ग्राम पंचायत के अधीन वैतनिक सेवक हो, है ना। अगर आप ग्राम पंचायत के अधीन ही वैतनिक सेवक है, यानी जो ग्राम पंचायत के अंडर में काम कर रहे हैं लोग, जैसे पंचायत सहायक एक पद होता है, रोजगार सेवक एक पद होता है, तो वो डायरेक्टली चुनाव में नहीं खड़े हो सकते। हालांकि हाँ ऐसा होता है कि वे अपनी बीवी को खड़ा कर सकते हैं, भाई को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट खुद नहीं। अगर खुद इलेक्शन में जाएंगे तो फिर उन्हें वो पद छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अपनी बीवी को खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपनी पत्नी, अगर मान लीजिए उनकी कैटेगरी की सीट आई तो अपनी धर्मपत्नी को खड़ा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया और जीत गए, ऐसा होता है, नॉर्मल बात है। ठीक, लेकिन अगर वो स्वयं खड़ा होना चाहेंगे तो उन्हें उस पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है साहब? तीसरी चीज है केंद्र अथवा राज्य के अधीन कर्मचारी अथवा अधिकारी हो, यानी अगर आप चाहे तो केंद्र की नौकरी में हो या राज्य की नौकरी में हो तो फिर आप पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते, आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि राज्य अथवा केंद्र के अधीन जो कर्मचारी अथवा अधिकारी होते हैं इनको लाभ के पद पर माना जाता है। ये शब्द आपने खूब संविधान में सुना होगा, एक शब्द है लाभ का पद। तो लाभ के पद पर आप माने जाओगे अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो। जैसे मान लो मैं अभी अगर इलेक्शन में जाना चाहूं कि मेरे को गांव का प्रधान बनना है तो मैं नहीं बन सकता, मुझे पहले नौकरी से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही मैं जाकर के ये काम कर पाऊंगा। ठीक है, या फिर दिवालिया घोषित हो जाइए आप दिवालिया घोषित हो गए साहब, बैंक करप्ट हो गए। अब बैंक करप्ट हो गए मतलब क्या कि आपने बैंक से रुपया लिया और बैंक से रुपया लेने के बाद जब वापस करने की बारी आई तो आपने कह दिया नहीं साहब मैं नहीं देने वाला, मेरे पास कोई रुपया इस समय मौजूद नहीं है।
आपको जहां से वसूल करना है आप कर लो। आपने खुद को दिवालिया बैंकरप्ट घोषित कर दिया तो कोई बात नहीं, बैंक क्या करेगी, आपके नाम जो भी संपत्ति होगी, जो भी चल संपत्ति होगी उसको जब्त कर लेगी और जो भी रुपया बैंक ने आपको दिया है उसकी रिकवरी करेगी। और आपको दिवालिया घोषित जब आप कर दोगे स्वयं को, तो भविष्य में कभी भी आपको बैंक एक भी रुपया नहीं देगी, ना उधार के तौर पर ना कैसे भी, लोन तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो अगर आपने स्वयं को दिवालिया घोषित कर रखा है तो भी आप पंचायत के सदस्य अथवा प्रधान बनने के योग्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप पागल हो चुके हैं मान लीजिए, है ना, आपका मानसिक संतुलन खराब है तो भी आप पंचायत के सदस्य नहीं बन पाओ। पागल आदमी बन के क्या करेगा, पंचायत की मीटिंग में मार तोड़ और करेगा। हालांकि बिना पागलपन का सर्टिफिकेट लिए भी पंचायत की मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, अंधाधुंध आतंक मचाते हैं। मेरे साथ कई बार हो चुका है, खासकर जब हम आवास की मीटिंग करते हैं, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ तो दुनिया भर की दंदक दैया मस्ती है और लोग एक दूसरे को पेलम पिलैया भी मचा देते हैं। कई बार हुआ है, हमने तो देखा है, हम तो दूर से देख के आनंद लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये एक चीज़ है इसमें। अगली इसमें एक चीज़ और है कि आप किसी अपराध के लिए आपको दोष सिद्ध घोषित कर दिया हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखें। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे लिखेंगे किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि घोषित हो गए हों, दोष सिद्ध हो गया हो, दोष सिद्ध हो गया हो, यानी मान लीजिए कोई अपराध आपने किया और ट्रायल के बाद आपका अपराध जो है वो सिद्ध हो गया कि साहब आपने वो क्राइम किया है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आपने कोई क्राइम किया और वो सिद्ध हो गया, तो भी फिर आप पंचायत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाते, है ना। मान लीजिए किसी में जो है 3 महीने की सजा हो गई, जैसे आबाकारी अधिनियम के अंतर्गत आप पर कार्रवाई हो गई, और भी बहुत सारे हैं इसमें, पूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट तो हम यहाँ नहीं देखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आप चाहें तो पंचायत राज एक्ट जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है उसको आप वहाँ से पढ़ लेना। कुल मिला के उसकी समरी यही है कि आप अपराध के लिए दोष सिद्धि अगर घोषित हो गए तो आप फिर पंचायत के लिए अयोग्य हो जाते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे हमारे प्रधान जी तो जेल में घूमे आए, लोग कह सकते हैं कि हमारे प्रधान जी तो जेल में घूमे आए, हमारे तो सदस्य जेल में घूमे आए, अभी भी जेल में घूमे आए, बढ़िया 2-4 महीना रहे फिर लौटे आए और फिर से प्रधानी कर रहे हैं। तो देखो, जेल में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हो गई, ध्यान रखना, दोष सिद्ध होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर FIR कर दी कि साहब इसने जो है मुझे मारा पीटा, तो केवल FIR करने से आप दोषी नहीं हो जाते हैं। FIR तो आप किसी पर भी कर सकते हो, जब तक न्यायालय आपको दोषी नहीं मानेगा तब तक आप दोषी नहीं माने जाओगे। अब हो सकता है कि आपको इस प्रक्रिया के दौरान 2-4 महीने जेल में भी रहना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोषी हो गए, ये ध्यान रखना। दोषी तभी माने जाओगे जब तक न्यायालय नहीं कह देता, और न्यायालय ने, आप भले 6 महीना जेल में रह लिए लेकिन आप वापस आ गए और न्यायालय ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, तो फिर माना जाएगा कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। इस चीज को बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, प्रॉपर अगर सजा बोल दी गई है कोर्ट के द्वारा तब फिर आपको दोषी माना जाएगा और फिर आपको पंचायत से डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है 5A। इसका 5B भी है, जैसे 5A तो ये रहा, इसका एक हिस्सा है 5B। ये था 5A। 5B क्या है, खाली बक्सा है, यहां पर भी कुछ नहीं है, निरसित है, रिपील्ड है, तो इसको भी हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आता है धारा नंबर 6। ठीक है, 5 तक हमने पढ़ लिया, अब आएगी धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 क्या है? धारा नंबर 6 है सदस्यता की समाप्ति। ग्राम सभा सदस्यता की समाप्ति, यानी कब आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ठीक, तो एक ही तरीका है। देखो, पहला तो आपकी सदस्यता कब जा सकती है, ये सब हो जाए। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे, इसको ठीक कर लो, यहां पर लिखो पंचायत, ग्राम पंचायत
सदस्यता की समाप्ति। तो ग्राम पंचायत सदस्यता की समाप्ति कब हो सकती है? तो पहला तो ये सब हो जाए, मान लीजिए अगर इनमें से कोई भी आप हो गए तो फिर आप नहीं माने जाओगे। एक चीज और है जिससे आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, वो है क्या? निर्वाचक नामावली से नाम हटा होने पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक गांव में बहुत चलता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का नाम ग्राम सभा की, यहां पर एक शब्द जोड़ लेना, ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली से अगर नाम आपका हट गया, और ऐसा बहुत होता है गांव में, तो फिर आप उस पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, और सदस्य तो छोड़ो, आप वोट भी नहीं डाल पाओगे अगर आपका नाम ग्राम सभा की निर्वाचक सूची से बाहर हो गया। ग्राम सभा की निर्वाचक सूची का मतलब क्या है कि देखो, इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो क्या करता है, चुनाव से पहले एक निर्वाचक सूची जारी करता है। निर्वाचक सूची जिसमें लिखा होता है कि इस ग्राम सभा के कितने लोग हैं, उन सबके नाम होते हैं उसमें प्रॉपर। और जब तक इसमें नाम नहीं होगा आपका, इसमें नाम होगा तभी वोट डाल पाओगे, सीधी बात है ये। इसमें अगर नाम कटवा दिया, जैसे लोग क्या करते हैं, लोग जो है, जो उनके विरोधी होते हैं, मान लीजिए किसी प्रधान को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो साहब पर्टिकुलर गली है मुझे वोट नहीं देती, ये मेरे विरोधी के साथ है, तो वो क्या करते हैं, जब इनकी सूची बनती है तो जो BLO साहब होते हैं उनसे वो जो है उनसे बातचीत करके कह देते हैं कि ये लोग तो यहाँ रहते नहीं है, तो दिल्ली चले गए और 10 साल से दिल्ली है तो आते ही नहीं है, और इन्होंने तो घर वर सब बेच दिया, और झूठ बोल करके क्या करते हैं, उनका नाम वोटिंग लिस्ट से कटवा देते हैं। अब अगर नाम वोटिंग लिस्ट में आपका नहीं है तो फिर आप भले अपना आधार कार्ड लेके जाओ, आप भले जो है अपना वोटिंग कार्ड लेके जाओ, लेकिन आप वोट नहीं डाल पाओगे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य तभी माने जाओगे जब निर्वाचक नामावली में आपका नाम होगा, और जब ग्राम सभा के सदस्य होगे तभी तो ग्राम पंचायत की सदस्यता हासिल कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली यानी जो वोटिंग लिस्ट है उससे किसी का नाम बाहर हो जाता है तो फिर वो उस ग्राम सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, और इसका काफी लोग जो है मिसयूज भी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और देख लो, इसमें आगे है धारा नंबर 7, और धारा नंबर 7 भी जो है उसका भी बक्सा खाली है, तो धारा नंबर 7 भी कुछ नहीं है। धारा नंबर 7 ये भी बक्सा खाली है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। और इसके आगे बढ़ेंगे तो आएगी धारा नंबर 8। ये है धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के कारण ग्राम पंचायत का जनसंख्या परिवर्तन के कारण ग्राम पंचायत का नगर पालिका में सम्मिलन या सम्मिलित होना। ये कुछ खास नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। यानी अगर किसी क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ रही है और वह अपने निकटवर्ती गांव को, जैसे किसी नगर पालिका की आबादी तेजी से बढ़ रही है और उसके निकटवर्ती ग्राम भी उसके क्षेत्र में आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया केवल आबादी से नहीं, इसमें यह भी देखना पड़ता है कि जो आबादी है वो कर क्या रही है। यानी अगर ज्यादातर आबादी कृषि कर रही है तो फिर नगर पालिका में नहीं आएगी। ज्यादातर आबादी क्या करे, गैर कृषि कार्य करे। तो अगर किसी क्षेत्र की आबादी तेजी से गैर कृषि कार्यों की ओर बढ़ रही है, आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो फिर वह निकटवर्ती नगर पालिका में सम्मिलित हो सकती है। हालांकि इसके लिए राज्य अलग से अधिसूचना जारी करता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही मान लो आबादी अपने आप बढ़ गई या लोग ज्यादातर खेती छोड़ के अन्य काम करने लगे तो अपने आप ही जो है ग्राम पंचायत वो इसमें चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक राज्य इसकी अधिसूचना जारी नहीं करेगा तब तक ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी धारा नंबर 8। ठीक, आगे हम देखेंगे धारा नंबर 9।
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, आप बस निश्चिंत होकर इनको अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो बिना किसी दिक्कत के। धारा नंबर 9 है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना। यह है धारा नंबर 9। यानी ग्राम सभा के प्रत्येक क्षेत्र के लिए, ग्राम पंचायत के प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पृथक से उस पंचायत हेतु निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। यानी जितने गांव होंगे उस गांव के हिसाब से ही प्रत्येक गांव की वोटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, गांव से मतलब यहाँ पंचायत की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रत्येक पंचायत के हिसाब से उसकी पंचायत के जो क्षेत्र है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी वोटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। अब ये तैयार करेगा कौन? तो देखो हमेशा याद रखना, ये तैयार करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। मैं आपको ऑलरेडी राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ा चुका हूं और उसके कार्यों में मैंने आपको बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है निर्वाचक नामावली तैयार करना। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी और यह जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, तो यह हुआ धारा नंबर 9। आगे है धारा नंबर 10, जो कि बक्सा खाली है, बॉक्स खाली है, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 10 जो है धाराएं यहाँ पे डिस्कस करी जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि हम एक एक धारा पहले 10, 11, 12 इस तरीके से 119 तक जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना है, केवल उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ थोड़ा कम आ रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा इससे मैं डिमोटिवेट होता हूँ कि पूरा मैं जो है काम करता हूँ और फिर उसके बाद नौकरी करने के बाद फिर यहाँ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, वो लोग देखें भी ना, जबकि आप ही लोगों ने शुरू कराया है ये चैनल और ये सीरीज जो है हमारी पंचायती राज की। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई, लोगों के साथ शेयर वेयर करो जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना ना भूलें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी जो भी PDF वगैरह है वो मैं उसी पर ही शेयर करता हूँ। ठीक है, वहाँ आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी सवाल भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।